केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के नवादा में जनसभा को किया संबोधित। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए नीतीश सरकार को खड़ा किया कटघरे में। कहा, जिस सरकार में जंगल राज वाली पार्टी हो वहां कायम नहीं हो सकती है शांति। रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को बीजेपी ने बताया पूर्व नियोजित। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने बताया इसे टीएमसी की राजनीतिक साजिश। पुलिस के भूमिका पर भी उठाए सवाल। भारत की अध्यक्षता में G20 कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। गुजरात के गांधीनगर में एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर मिलजुल कर आगे बढ़ने पर हुई बातचीत। इसरो के नाम जुड़ा कामयाबी का एक और अध्याय। डीआरडीओ और वायुसेना के साथ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन का किया सफलतापूर्वक संचालन। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर। मुद्रास्फीति की दर में मामूली गिरावट। देश के केंद्रीय बैंक के अनुसार साल के अंत तक सिंगल डिजिट में आ जाएगी महंगाई दर। और नहीं रहे भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सलीम दुर्रानी। कैंसर से पीड़ित दुर्रानी का जामनगर में 88 साल की उम्र में हुआ निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया शोक। भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को बताया महत्वपूर्ण। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात गृह मंत्री के बिहार दौरे की। सासाराम और नालंदा में हिंसा के बाद सवालों में घिरी बिहार की नीतीश सरकार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार हमले किए। रविवार को नवादा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे अमित शाह के निशाने पर नीतीश, तेजस्वी और लालू भी रहे। अमित शाह ने बिहार सरकार को बुरी नीयत और बुरी नीति की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि 2024 के बाद यह सरकार अपनी ही वजह से गिरने वाली है। बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड़ सरकार है। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड़ सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़कर फेंक देना है। इनके भ्रष्टाचार के कारण नवादा में खाद नहीं मिलता है, बीज की कालाबाजारी होती है। नवादा वालों चिंता मत करो, 24 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार अपने ही वजन से घिरने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के कमल की सरकार बनने वाली है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद, इन दोनों के साथ भाजपा कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। अमित शाह ने कहा कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू और लल्लन बाबू को भाजपा में वापस नहीं लिया जाएगा। इन दोनों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि जंगल राज वालों के साथ चल रही नीतीश सरकार बिहार में शांति ला ही नहीं सकती। मित्रों, जिस प्रकार की व्यवस्था यहां पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे।
और इससे पहले बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गवर्नर से बातचीत की। गृह मंत्री ने कुछ इलाकों में हुई हिंसा को लेकर विस्तार से जानकारी दी। गृह मंत्री ने गवर्नर के साथ बातचीत में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी की। केंद्र ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए केंद्रीय पुलिस बल भेजे हैं। और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया है कि बिहार की विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। उन्होंने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार को विकास और जान माल से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। बिहार की विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। आप उठाकर देखिए, अगर मार्च महीने के आंकड़े को देखिएगा तो जहां 4 दर्जन के आसपास जहां रेप हो गया हो, जहां मौत और संदिग्ध मौत जहां 200 से अधिक हो गया हो, इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक घटना 1 महीने में हुई है। आप सोचिए कि वहां की कानून व्यवस्था क्या है। यहां महागठबंधन की सरकार, नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार, यहां न विकास से उसको मतलब है, न विधि व्यवस्था से है, न बिहार वासियों के जान माल की रक्षा से है, किसी से नहीं। यह सरकार बिल्कुल नकारात्मक हो गई है। और बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। उन्होंने सासाराम और नालंदा में हिंसा की घटनाओं के दौरान प्रशासन की असफलता का भी आरोप लगाया। सरकार क्या पहले से सजग नहीं थी? इसको तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जनता को तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं। नालंदा जो आपका गृह जिला है, वह रामनवमी का जुलूस निकलना तय था। आपका आईबी क्या कर रहा था? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आपकी सरकार क्या कर रही थी? और उधर पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा पर भाजपा ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि ये हिंसा टीएमसी की एक राजनीतिक साजिश है। आज हमने हावड़ा के उस उपद्रवी इलाकों में जाने की कोशिश किया जहां पे दंगा हुआ था रामनवमी, विशेषतः रामनवमी के अगले वाले दिन, और पुलिस ने हमें रोका। हम कुछ लोगों के, कुछ विक्टिम के घर में गए, उनके परिवार से बात किया, लेकिन जो अपार्टमेंट था जहां पे रामनवमी के अगले वाले दिन हमला हुआ, उस दिन जो लोग आतंकित हुए उन लोगों से हम मिल नहीं पाए। पुलिस का बोलना था कि 144 लागू है, आप नहीं जा सकते। वही पुलिस राज्य के मंत्री अरूप राय उनको अलाउ कर रही है कि उस इलाके में जाने के लिए। पूरी तरीके से पॉलिटिकल साजिश है और टीएमसी के द्वारा किया गया पॉलिटिकल साजिश है। इस साजिश के कारण यह हमला हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर जमकर हमला बोला है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की करप्शन की डिग्री खुलकर सामने आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की करप्शन की डिग्री पूरी तरीके से खुलकर सामने आ चुकी है। पहले से ही यह तय था कि किस प्रकार से सरकार की हर एक इकाई, जीओएम और कैबिनेट क्या निर्णय लेने वाले हैं, यह कैसे पता था? इसका मतलब कि पहले ही सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति से डिस्कशन करके इस पूरे स्कैम को एक प्रकार से एक्टिवेट किया गया। यह इसका प्रमाण है, क्योंकि जीओएम और कैबिनेट में जो फैसला होगा वो चीफ मिनिस्टर अर्थात इस स्कैम के किंग पिन के मान्यता के बिना हो ही नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अदालत के अनुसार मनीष सिसोदिया आबकारी नीति के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। कह रहा है कि प्रथम दृष्टया जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं उनकी समीक्षा करते हुए आज ये कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि इस भ्रष्टाचार नीति के मुख्य आर्किटेक्ट है, कर्ता धर्ता है।
प्लानर है, एग्जीक्यूटर है, और ये कहते कट्टर ईमानदार है। ये करप्शन की डिग्री खुली है। अगली खबर, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में G20 के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। यह आयोजन G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक से हटकर हुआ। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि देश के पास बेमिसाल प्राकृतिक धरोहर है। India is with a unique and unparalleled natural heritage of Himalayan long coastline, forest, deserts, which offers a great advantage for adventure tourism in our country. If we have to develop true potential of India as a tourist destination, we must develop adventure tourism in the country. It can be a significant part of India's tourism sector during the Amrit Kaal. और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक गांधीनगर में जारी है। 3 दिवसीय इस बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से भी अधिक प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम पर सेमिनार का आयोजन हो रहा है। वहीं ऊर्जा रूपांतरण को बढ़ावा देने के प्रति अक्षय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर भी कार्यक्रम शामिल है। 3 दिवसीय इस बैठक में ऊर्जा रूपांतरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जा रहा है। और भारत की G20 अध्यक्षता को लेकर जन जन में उत्साह है। विंग कमांडर गजानंद यादव ने अपने उत्साह को अनोखे ढंग से प्रदर्शित किया। उन्होंने G20 के झंडे के साथ आकाश में 10,000 फीट की ऊंचाई पर अपने उत्साह को दिखाया। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। साधारण लोगों के असाधारण जज्बे और सफर की कहानी हमारे पद्म। तो लड़का को शिक्षा देता है, लड़की को नहीं देता। मैंने उसको रीजन ढूंढा। काम करने के लिए, हित करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। एक निर्णय लिया कि मैंने अगर आगे कुछ करना ही है तो देश के लिए काम करना है। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया कि कभी लालची मत बनो। पानी तो बनाया नहीं जा सकता, पानी केवल बचाया जा सकता। मिलिए झारखंड के ट्री मैन से, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण संरक्षण को समर्पित कर दिया। तो आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे घर में जहां है अपनायत की महक। ये है एक खास वृद्धाश्रम। खाइए पौष्टिकता से भरपूर श्री अन्न से बने लड्डू। अहमदाबाद की ओमनी ओजस टीम का प्रयास। तो मिलवाएंगे आपको ललिता वकील से, जो कला और विरासत को सहेजने का कर रही है प्रयास। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन और अब बात इसरो के एक और बड़ी कामयाबी की। इसरो ने दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान की स्वतः लैंडिंग का मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। प्रक्षेपण यान RLV-LEX का परीक्षण आज तड़के कर्नाटक में चित्रदुर्ग के परीक्षण रेंज में किया गया। परीक्षण के दौरान वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने प्रक्षेपण यान को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया। वहां से प्रक्षेपण यान ने 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई पट्टी पर स्वतः लैंडिंग की। इस दौरान वह सभी 10 मानदंडों पर खरा उतरा। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान बनाने के और करीब पहुंच गया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने परीक्षण से जुड़े वैज्ञानिकों को बधाई दी है। और अब नजर कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,824 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 1,784 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.77% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.24% दर्ज किया गया है और इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.87% दर्ज किया गया है। और इस तरह से देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 18,389 है। इस बीच राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर सुभाष गिरी ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र में मामले बढ़े हैं। इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग काफी प्रभावित हैं, जो कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं। नंबर ऑफ केसेस भी वेरियस स्टेट्स में आ रहे हैं। यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 1-2 दिन पहले 200 के करीब थे, अब वो 400 के करीब हो गए। उसी जैसे महाराष्ट्र में भी कुछ केसेस आ रहे हैं। इवन यदि मोर्टेलिटी की बात करें तो पिछले 1-2 दिन में मोर्टेलिटी का रेट भी बढ़ गया है। यूजुअली वो लोग इससे प्रभावित हुए जिनकी एज ज़्यादा है। आमतौर पे जो केसेस का एनालिसिस करके एज फैक्टर देखते हैं तो एल्डरली लोग हैं। और मोर्टेलिटी जो 8 लोगों की रिपोर्टेड हुई है उसके अंदर तो सभी की एज भी 60 से ज़्यादा है और साथ में कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कि किसी को किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, चेस्ट का डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस है या इम्यूनिटी के रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। और इस बीच देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.66 करोड़ से भी अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2,799 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सेल ने वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उत्पादन हासिल किया है। इस अवधि के दौरान कंपनी ने 194.09 लाख टन हॉट मेटल और 182.89 लाख टन कच्चे इस्पात का उत्पादन दर्ज किया है, जो पिछले सर्वश्रेष्ठ की तुलना में 3.6% और 5.3% अधिक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सेल को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। पीएम ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, इस शानदार उपलब्धि के लिए बहुत बधाई। सेल का यह उत्पादन बताता है कि स्टील ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील का नाम बदलकर भैरुंदा कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद आज राजस्व विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नसरुल्लागंज तहसील के नाम बदलने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। इस संबंध में शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। बात दुखद हादसे की। राजस्थान के चूरू में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। चूरू जिले में नेशनल हाईवे 52 पर एक ट्रक और पिकअप गाड़ी के बीच हुई भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 6 अन्य लोग जख्मी भी हो गए हैं। ये लोग सालासर धाम से दर्शन कर वापस अपने गांव लौट रहे थे। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को महंगाई दर में कुछ राहत मिली है। श्रीलंका की मुद्रास्फीति मार्च में 50.6% से घटकर 50.3% पर आ गई है। हालांकि मुद्रास्फीति की इस दर से श्रीलंका के लोग अभी भी परेशान हैं। खाद्य समूह की साल दरअसल महंगाई दर 54.4% से घटकर मार्च में 47.6% हो गई है और गैर खाद्य समूह में महंगाई दर फरवरी के 48.8% से बढ़कर 51.7% हो गई है। दवा, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी से कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। देश के केंद्रीय बैंक ने कहा कि साल के अंत तक महंगाई दर घटकर सिंगल डिजिट में आ जाएगी। और उधर पाकिस्तान में महंगाई ने अभी तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान की सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति मार्च में 35.37% पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान में बुनियादी वस्तुओं की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। पिछले एक साल में आटे की कीमतों में 45% से भी अधिक की वृद्धि हुई है। देश भर में आटे की भारी किल्लत बनी हुई है। आटा वितरण केंद्रों पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा होने से कई जगहों पर भगदड़ की भी खबरें हैं। भगदड़ के कारण अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत की खबर है। हालात इतने बदतर हैं कि पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या का भी सामना कर रहा है। IMF के $1.1 बिलियन बेल आउट पैकेज पर जारी चर्चा के अब तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। खबर खेल जगत की। भारतीय क्रिकेट जगत के लिए आज एक दुखद खबर सामने आई। भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कैंसर से जूझ रहे थे। सलीम ने गुजरात के जामनगर में आखिरी सांस ली। वो पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें यह सम्मान 1960 में मिला था। सलीम दुर्रानी ने भारत के लिए 29 टेस्ट खेले थे, जिनमें उन्होंने 1 शतक और 7 अर्धशतकों की मदद से 1202 रन बनाए थे और साथ ही 75 विकेट भी लिए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है और कहा कि उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सलीम दुर्रानी जी क्रिकेट के दिग्गज थे, अपने आप में एक संस्था थे। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैदान पर और मैदान से बाहर वह अपनी शैली के लिए जाने जाते थे। उनके निधन से आहत हूं। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना, उनकी आत्मा को शांति मिले। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, सलीम दुर्रानी जी का गुजरात से बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है। वह कुछ वर्षों तक सौराष्ट्र और गुजरात के लिए खेले। उन्होंने गुजरात को अपना घर भी बनाया। मुझे उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिला और मैं उनके बहुमुखी व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। उनकी कमी जरूर खलेगी। साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सलीम दुर्रानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत में क्रिकेटरों की पीढ़ियों के लिए एक सच्ची प्रेरणा सलीम दुर्रानी जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। मैदान पर उनकी प्रतिभा और कौशल हमें प्रेरित करते रहेंगे। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। और दिग्गज क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के निधन से उनके परिवार में गम का माहौल है। परिवार के सदस्य सलीम दुर्रानी के साथ बिताए गए पलों को याद करके भावुक हो गए। नॉर्मली एज के हिसाब से जो वो चीज़ें होती है, बीमारी शुमारी ये वो, तो इस हिसाब से जब चलता रहा। फिर अभी 3 महीने पहले वो गिर गया था घर में। बाद में गिरने के बाद हम उनको ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल में लेके गए। ठीक है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, सब ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा अभी ओके, 3 महीने का बेड रेस्ट है, 3 महीने के बाद हम उनको फिर से चलाएंगे और एवरीथिंग वाज ओके। कल रात को अराउंड 8 o'clock उनकी सांस फूलने लगी, तो हमने डॉक्टर को, एक फ्रेंड है उसको बुलाया, तो उसने चेक किया, बीपी लो था थोड़ा। और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।